Well, in this video, we are just going to solve the problems of exemplar problem NCERT, and these are very short answer type questions. तो उसमें हम सबसे पहला सवाल उठाते हैं. पहला सवाल है 14.17. इसमें आपसे सवाल किया गया है कि आपके पास एलिमेंटल डोपेंट्स जो हैं जब आप यूज़ करते हैं, तो यदि आपके पास है सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, आप इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यदि इसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना चाहते हैं तो हमारे पास एक टेक्निक होती है, उसको हम डॉपिंग बोलते हैं. अब डॉपिंग करना आप जानते हैं कि उसमें कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट के जो एटम उनको हम डालते हैं. तो सवाल आपसे ये पूछा हुआ है कि जब आप डॉपिंग करते हैं तो उसमें ग्रुप नंबर 13 या ग्रुप नंबर 15 को ही आप क्यों प्रेफर करते हैं, ये है आपका सवाल. अब इसमें ये कहा गया है कि देखिए जी, आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना चाहते हैं तो आप 13 और 15 ग्रुप को के जो एटम्स हैं उनको क्यों चूज़ करेंगे. तो डॉपिंग आप इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते. पहली बात तो ये है, डॉपिंग ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने का, कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करने का एक तरीका होता है. तो उसमें कंडीशन ये रहती है कि जो डॉपेंट है, जो आप एटम ऐड करने वाले हैं, उसका जो साइज़ है वो जो प्योर सेमीकंडक्टर है, जैसे सिलिकॉन की बात करें या हम जर्मेनियम की बात करें, तो उसके एटम के साइज़ के राउंड अबाउट होना चाहिए. तो ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये ग्रुप 14 से बिलोंग करते हैं. तो इसका जो साइज़ होगा, जो डोपेंट है जो ग्रुप 15 से बिलोंग करेगा, वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी देगा और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा. या जो ग्रुप 13 का जो एटम है उसका साइज़ भी ग्रुप 14 के एटम के नियरली सेम होगा, और जब आप उसको एज ए डोपेंट इस्तेमाल करेंगे तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा. सो इसलिए यही एक सोल रीज़न है जिसकी वजह से हम ग्रुप 13 और 15 के जो एटम्स होते हैं उनको चूज़ करते हैं. अगला सवाल ये है कि 14.18 सवाल का नंबर, इसमें कुछ एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं जिसमें एक टिन है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है. अब ये सारे जो एलिमेंट हैं वो ग्रुप 14 के हैं. ओके, देखिए सेम एलिमेंट, जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं पर इनका बर्ताव अलग अलग है. देखिए सिलिकॉन, जो इसमें टिन है ना, वो कंडक्टर है, जो कार्बन है वो इंसुलेटर है, और सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये सेमी कंडक्टर्स हैं. अब यदि हम बात टिन से शुरू करें तो कोई एक एलिमेंट जो होगा या उसका वो एक कंडक्टर, सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा. वो डिसाइड करता है कि उसका जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बैंड गैप कितना है. तो यदि तो बैंड गैप होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, इफ़ यदि मैं ऐसा लिखूं यहाँ, यदि एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो आपका जो एलिमेंट होगा वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा. और यदि ये बैंड गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो ये सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा. और यदि बैंड गैप जो है वो 0 हो जाएगा तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा. अब इस बेसिस के ऊपर हम इस सवाल का आंसर देने की कोशिश करते हैं. देखिए सवाल जहाँ हमारे पास हैं एलिमेंट्स, एक हो गया टिन, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम. अब हम इनका बैंड गैप लिखते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा. जो टिन में जो बैंड गैप होता है ना वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो नेचुरली इट विल लाई इन द कैटेगरी ऑफ कंडक्टर्स. कार्बन में जो बैंड गैप होता है वो होता है इट इज़ ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. ये लाई करेगा इंसुलेटर की कैटेगरी में. सिलिकॉन में जो बैंड गैप होता है वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो दिस एनर्जी गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, so this will lie in the category of semiconductors. And as the question to germanium is concerned, here the band gap is 0.7 electron volt, so it also lies in the category of semiconductor which is less than 3 electron volt. Okay, so ये सवाल का जवाब रहा. हम चलते हैं अगले सवाल की ओर. सवाल हमारा 14.19. ओके, सवाल है कि आपके पास यदि एक पी एन जंक्शन है और पी एन जंक्शन के क्रॉस जो एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप होता है, तो उसका पोटेंशियल क्या आप सिंपली वोल्ट मीटर उसके क्रॉस लगा के माप सकते हैं. तो इसका आंसर जस्ट नो है.
अब भाई पूछा नहीं है तो जितना पूछा मुझे उतना ही बताना है कि इसके क्रॉस आप वोल्ट मीटर लगा के इसको नहीं माप सकते। अगला सवाल है कि 14.20 क्वेश्चन का नंबर हुआ। ये कहा गया कि ड्रा द आउटपुट वेव फॉर्म, हमें इसका आउटपुट वेव फॉर्म बनाना है अक्रॉस द रजिस्टर की ये रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो आउटपुट कितनी आएगी। और ये रही आपकी इनपुट, यहाँ से एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में ये आपका सिग्नल है। तो आपने हाफ ये ना जो सेटअप है ये हाफ वेव रेक्टिफायर का है। दिस सेटअप इज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह तो ये वाला जो एक सिंगल डायोड है ना, तो दिस डायोड विल कंडक्ट व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस। तो पहले केस में आप देखें, पहले केस में जो आपका इनपुट होगा वो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होने से आपका जो डायोड है, यदि मैं इसको D1 मान के चलूँ, देन इट विल नॉट कंडक्ट, राइट, बिकॉज इट विल बी रिवर्स बायस इन दिस केस। तो ये रिवर्स बायस होगा, तो ये कंडक्ट नहीं करें। दूसरे हाफ में यदि हम बात करें, दूसरे हाफ में ये वाला जो है इनपुट रहेगा। तो जब पॉजिटिव इनपुट जाएगा तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। तो आपकी जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आएगी, राइट, दिस इज द आउटपुट, राइट। सो यही पूछा है सवाल हमसे। तो ये रहेगा ये 0 वोल्ट और ये +1 वोल्ट। सो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फिगर 14.8। दिस इज ऑल अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल हमसे किया गया है कि फिगर नंबर सॉरी नॉट इट्स ऑफ फिगर अगेन एंड अगेन, इट इज़ अ क्वेश्चन नंबर इज 14.21। सवाल है कि आपके पास एम्पलीफायर्स हैं। देखिए जी 3 एम्पलीफायर हैं, एक X है, एक Y है और एक Z है, और इन तीनों को आपने सीरीज़ में जोड़ रखा है। कहा गया है कि यदि इफ़ द वोल्टेज गेन ऑफ X, Y एंड Z, जो पहले की है वो 10 है, दूसरे की जो है वो 20 है और तीसरे की 30 है, और इनपुट सिग्नल में जो इनपुट वोल्टेज है वो 1 मिली वोल्ट है उसकी पीक वैल्यू, तो व्हाट इज़ द आउटपुट सिग्नल वोल्टेज। तो आपको ये बहुत अच्छा सवाल है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसको कुछ हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए हम आपको लेकर चलते हैं ब्लैक बोर्ड की ओर। ये देखिए आपके पास ये रहा सवाल, और इस सवाल में आप ये देख रहे हो, यहाँ देखते चले जाइए। जो इनपुट हमारे पास वोल्टेज जो गिवन है वो है, इसको हम B1I लिख लेते हैं। जो फर्स्ट एम्पलीफायर है उसकी इनपुट है, ये है 1 मिली वोल्ट। ये इनपुट यहाँ जाएगी एम्पलीफायर में, तो ये एम्पलीफाई हो जाएगी। हमें दिया हुआ है वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन का फार्मूला क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज, ओके, ओवर इनपुट वोल्टेज, ये फार्मूला होगा। तो इसको हम यहाँ लगा देते हैं। अब हमें इनपुट तो पता है, हमें वोल्टेज गेन भी पता है। हम ये देखेंगे कि पहले एम्पलीफायर से जब सिग्नल बाहर आएगा एम्पलीफाई होके, तो उसकी वोल्टेज कितनी होगी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा AB1 इंटू B1I। ये आ गई आपकी जो आउटपुट वोल्टेज होगी, AB1 इंटू B1I। अब यहाँ से आपने इसको समझना है कि यदि आपने एक एम्पलीफायर से आउटपुट लेना हो तो आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर क्या होता है। यहाँ मैं लिखूँ आउटपुट ऑफ एन एम्पलीफायर, आउटपुट ऑफ एन एम्पलीफायर, एक एम्पलीफायर की जो आउटपुट होती है ना वो होती है वोल्टेज गेन, ओके, इनटू इनपुट वोल्टेज। अब यही आपको ध्यान में रखना है। अब पहले जो फर्स्ट हमारा एम्पलीफायर था उसमें आउटपुट वोल्टेज आउटपुट से कितनी आई, पहले की वोल्टेज गेन कितनी है और इनपुट वोल्टेज कितनी है। अब हम चलते हैं जी दूसरे वाले में, जो इसकी आउटपुट है वो इसके लिए इनपुट है, राइट। तो अब देखो, अब इसमें से यदि आपने आउटपुट वोल्टेज देखने की, यहाँ से कितनी वोल्टेज आएगी, तो B02 हो गया। तो इसकी पहले देखना कि वोल्टेज गेन कितनी है। इसकी वोल्टेज गेन है 20, इसका नाम रखा है AB2, और इनपुट क्या है इसकी, जो पहले की आउटपुट है, इसको ध्यान से देखो, राइट। देन इट इज़ सो इजी टू राइट इट डाउन। अब ये जो आउटपुट है ये तीसरे एम्पलीफायर की इनपुट है, यहाँ इसकी इनपुट है। तो इस तीसरे एम्पलीफायर की आउटपुट क्या होगी, आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर होता है उस एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन कितनी है और उसमें इनपुट कितनी है। इट्स सो इजी। अब इसकी जो वोल्टेज गेन है AB3 जो कि 30 है, और इसकी इनपुट क्या है,
इसकी इनपुट है जो दूसरे वाले की आउटपुट है, तो इसके बीच में आप फार्मूला लगा दें। अब आपके पास आपसे पूछा है कि V03 ये जो आउटपुट है कितनी होगी। ओके, तो AB3, AB2, AB1, तो यह 30, 20 एंड 10, और इनपुट में कितना दिया था आपने 1 मिली वोल्ट। ओके, सो ये आ जाएगा गुणा करके 6000, एंड दिस इज 1 क्रॉस 10⁻³ सो दिस इज 6 क्रॉस 10⁻³ एंड 10⁻³ और यदि इसको आप सॉल्व करें दिस इज जस्ट द 6 वोल्ट। आई थिंक इट इज़ सो ईजी नाउ टू अंडरस्टैंड। सवाल को आगे तोड़ा गया है और आपसे पूछा गया है कि यदि आपकी डीसी सप्लाई जो है वो 10 वोल्ट की है तो आपकी ये जो आउटपुट वोल्टेज है उससे उसको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो देखिए, यदि डीसी सप्लाई 10 वोल्ट की है और आउटपुट वोल्टेज आपकी 6 वोल्ट की है तो आपकी आउटपुट वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट ही रहेगी। क्यों? क्योंकि जो आउटपुट वोल्टेज जो है वो डीसी सप्लाई को कभी एक्सीड नहीं करती, और ये तो ऑलरेडी 10 वोल्ट से अप्लाइड वोल्टेज से कम है, तो ये 6 वोल्ट ही रहेगा। सवाल आगे को बहुत अच्छे तरीके से घूमता है कि यदि तो आप मान लो आपकी जो आउटपुट है वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है, बट यदि आपकी डीसी सप्लाई 5 वोल्ट की है तो आंसर ये होगा या ये होगा। तो यहाँ बात इंपॉर्टेंट आ जाती है कि यदि आपकी आउटपुट वोल्टेज से डीसी सप्लाई कम है तो जो आउटपुट होगी वो डीसी सप्लाई के इक्विवेलेंट होगी, क्योंकि उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकती। इसलिए आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी, 5 वोल्ट ही होगी। राइट, तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मुझे लगता है कि शायद इस सवाल में सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ था। आगे है, हम सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है, उसका नंबर है 14.22। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें ये कहा गया कि आपके पास एक कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर की बात की गई है कि कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर को हम एज एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं। तो एम्पलीफाई करने का मतलब क्या होता है, इसको आप थोड़ा थोड़ा समझ लें। यदि आपको आता है तो आप उसको रिकॉल कर लें। देखिए, आपके पास कोई एक इनपुट है, ये आपके पास इनपुट सिग्नल है, ये रहा आपका इनपुट सिग्नल। राइट, इसको आप एक एम्पलीफायर से गुजारते हैं, दिस विल पास थ्रू एन एम्पलीफायर। ये रहा आपका एम्पलीफायर। जो ट्रांजिस्टर जब एक्टिव रीजन में होता है तो एज एम्पलीफायर काम करता है। तो जो आउटपुट है वो किस तरीके की होगी, वो डिपेंड करता है वो कॉमन बेस कन्फिग्रेशन में है, कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन में है, कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन में है। तो मैं जनरली ये मार्क कर देता हूँ कि इसकी जो आउटपुट है वो ऐसे करके आएगी, जिसमें जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। राइट, सवाल आपसे पास ये है कि जब एम्पलीफायर को आप यूज़ करते हैं तो उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो करंट इंक्रीज़ होता है, तो उसको हम बोलते हैं आउटपुट करंट। जब इंक्रीज़ होता है ना तो उसको हम बोलते हैं करंट गेन। और करंट गेन क्या होती है, आउटपुट करंट बटा इनपुट करंट। यदि मैं कॉमन मीटर की बात करूं तो डेल्टा IC अपन डेल्टा IB हो जाएगा। और यदि मैं वोल्टेज गेन की बात करूं जिसको आप AB से लिखते हैं तो वो होता है आउटपुट वोल्टेज, ये ऐसा लिखते हैं, शॉर्टकट लिखते हैं थोड़ा, जो ये हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज। अब देखो, इसमें करंट गेन भी है, इसमें वोल्टेज गेन भी है, तो पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल VI होता है। इसका मतलब इसमें पावर गेन भी है। पावर गेन इज वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। अब सवाल है कि वो जैसे वो करंट को गेन कर रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज को गेन कर रहा है, वोल्टेज बढ़ रही है, पावर को भी गेन कर रहा है, पावर इंक्रीज हो रही है। सवाल आपसे ये पूछा गया है, जब ये सब चीज़ें हो रही हैं तो क्या ये कहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट तो नहीं कर देता, क्योंकि ऐसे पावर कैसे गेन हो सकती है, इट्स ए क्वेश्चन। सो इसका आंसर ये है कि इसको जो ये एक्स्ट्रा पावर प्रोड्यूस करता है, द एक्स्ट्रा पावर रिक्वायर्ड बाय द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर टू गिव एम्पलीफाइड आउटपुट, दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द DC सोर्स। अब हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा पावर इज प्रोड्यूस्ड, या इस एक्स्ट्रा पावर ऐसे कुछ ऐसा तरीके से लिखें कि the extra power required by the common emitter amplifier to give amplified output is obtained from extra power, कुछ ऐसा लिखते हैं, extra power is obtained from DC source, वो DC source से वो obtain करेगा। So with this I am going to close this part of very short answer type question. यदि आपको फिर कोई सवाल क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कंफर्टेबली लिख सकते हैं। थैंक यू।